नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। वही गेटिंग द गोल जो आपके सफलता को आसान बनाएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी अवगत हो चुके होंगे अब तक कि बिहार पुलिस एसआई का वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें क्या क्या सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, कौन सा लेवल का जॉब है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फ़ी रहने वाला है, एज रहने वाला है, पूरा का पूरा क्राइटेरिया और डिटेल्स हम लोग पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रह जाए, किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो है विज्ञापन संख्या। ये विज्ञापन संख्या 5/2025 ये उन लोगों के लिए है ज़रूरी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका लेवल 6 से नीचे है। ठीक है, लेवल 5, 4, 3, 2, 1 कहीं भी वो जॉब कर रहे हैं तो उनको डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक एनओसी नहीं लेंगे तब तक आपको डिपार्टमेंट छोड़ेगी नहीं। तो आप ध्यान से एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी ही 1 सप्ताह के अंदर एनओसी मिल जाएगा, फिर आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, आपके लिए सेफ रहेगा। देखिए दोस्तों, क्या है, बिहार पुलिस एसआई जैसा आप लोग जानते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट है लेवल 6 के लिए। ठीक है, इसमें बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, 1799 बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, दरोगा के लिए। चलिए मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसी का एप्लीकेशन जो है कब से शुरू हो रहा है, किस माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 26/9/2025 से शुरू हो रही है। ठीक है, और 1 महीने तक भरी जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में नहीं भरना है, शुरुआत में ही फॉर्म भर के आप फ्री हो लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि बहुत से लोग भरेंगे और वेबसाइट स्लो हो जाता है। ओके, देखते हैं आगे का हम लोग। मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपके लिए लाया हुआ है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के इत्मीनान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि आपका इंडियन नागरिक होना ज़रूरी है। जैसे कई सारे वैकेंसी जो एसएससी रेलवे में होती है उसमें हम पड़ोसी देशों को भी और अफ्रीका के कई देशों को भी बुलाते हैं कि आप भी हमारे यहाँ सरकारी नौकरी ले सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीट होती है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है। ठीक है, वो पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज़ है, ये समाज सुधार के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीए जो भी कर रहे हैं आप, बीकॉम, वो कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। ठीक है, 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को आप ना भूलें। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अभी तैयारी कर सकते हैं, अटैम्प्ट दे सकते हैं, अन्यथा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उम्र का सीमा जो है वो भी 1 अगस्त, यानी कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेट है स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन एंड डेट के बीच में जो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है वो 1 अगस्त 2025 है। इसी के हिसाब से आपका शैक्षणिक योग्यता भी देखा जाएगा और एज का कैलकुलेशन भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहा जा रहा है कि सारा जो डिटेल्स होगा आपका, ठीक है, वो मैट्रिक या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र जो होता है, यानी कि मैट्रिक 10th का जो सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यूआर लोगों के लिए जो है, जनरल के लिए जो है वो न्यूनतम 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल हो सकता है, ये जनरल के लिए। ठीक है, वहीं जनरल जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 साल, यानी कि 3 साल का एज इनको दिया जाता है, 3 साल का फ़ायदा है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 साल और 40 साल है, सेम ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, आगे देखिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि पता चलता है कई बार कि आप तैयारी किए, अपना बहुत ही कीमती समय लगाते हैं दोस्तों आप, और बाद में जाके आपको पता चलता है कि आपकी हाइट ही नहीं है उतनी। ठीक है, वहाँ जो निराशा और मायूसी मैंने देखा है कई सारे अपनों के चेहरों पे, वो मैं आपके साथ नहीं देखना चाहता हूँ। तो इसलिए आप अपना हाइट एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यूआर के लिए जो मिनिमम हाइट है 165 होना चाहिए। ठीक है, और पुरुषों के लिए जो है वो जो बाकी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार वेरीफाई करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, तभी फॉर्म भरना और तैयारी करना वर्थ इट होगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर है। मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप
पुरजोर तरीके से भाग लें। जैसा आपको पता है कि 35% आपको आरक्षण भी है, ठीक है, तो आप इस आरक्षण का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में आइए, ठीक है। आप अपने परिवार को समझाएं, ठीक है, जैसा कि कई लोग अभी भी नहीं चाहते हैं नौकरी करने देना, तो आप अपने परिवार को समझाएं, ठीक है, और समझा करके आप नौकरी में आइए। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीने के बारे में बात की गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है, इसके वजह से भी मैंने देखा है लोगों को चढ़ते हुए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना होता है। दोस्तों आप कहीं भी जाइएगा तो 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है, तो 81 5 86 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फुलाने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको रहना चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो है आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर की कमी की गई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप SC ST वाले भी इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। महिलाओं की जैसा कि आप जानते हैं कि मापी सीना की नहीं होती है, ओके। अब बात है वजन की, ठीक है। वजन में आपको ध्यान देना है दोस्तों कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg है। तो माताएं बहनें इसका ध्यान रखें, अपने फिटनेस प्रोग्राम में 48 से कम ना जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। कह रहा है कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी कि उनको महिला अभ्यर्थी के समान ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिलेक्शन का प्रोसेस बताइए, है ना। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा आप सभी को पता है होती है हमारे बिहार में। यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा देनी होगी, ठीक है, जो कि सभी की सभी बहुवैकल्पीय होंगी, यानी कि ऑप्शन वाली होंगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और आपको उसमें से सही चुनना होता है, ठीक है। पहला चरण जो है इसका वो है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्री कहते हैं। इसमें 200 अंकों का होगा, लेकिन क्वेश्चन 100 ही होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये इस एग्जाम की जो अवधि रहने वाली है दोस्तों, वो 2 घंटा रहने वाली है, इस बात का भी आप ध्यान रखें और इसी हिसाब से आप आगे तैयारी करें, टेस्ट लगाएं, ठीक है। चलिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो 30% नहीं मिलाएंगे उन क्या ही करेंगे, है ना। तो 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जनरली आपकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि 30% का कोई बात ही नहीं बनता, बट फिर भी ध्यान ये देना है कि 20 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 20 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, यानी कि जो सीट है उसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने लोग जाने वाले हैं, ओके। CBT सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मेंस परीक्षा है उसके लिए। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि बहुसत्रीय या बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो बारी आती है मेंस की, यानी कि मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों जो कम से कम 30% लाए हों, ठीक है, उनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न पत्र जो होता है ये 200 अंकों का होता है, सामान्य हिंदी का, ठीक है, जिसका समय भी 2 घंटा होता है और क्वेश्चन 100 होती है, यानी कि प्री में भी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जा रहा था, मेंस में भी जो पहला परीक्षा है उसमें भी 2 ही नंबर दिया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो है GS का, साइंस का, ठीक है, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस और सिविक्स में आपका ज़्यादातर संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैथ और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग थोड़ी बहुत पूछी जाएगी, ठीक है। द्वितीय पत्र में 200 ही होगा, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 ही होगी। परीक्षा की अवधि सेम 2 घंटा रहने वाला है, यानी कि मेंस जो है 2 और 2 4 घंटे की होने वाली है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप टेस्ट लगाएं ताकि आपकी कैपेसिटी 4 घंटा का रहे एग्जाम में बैठने का, ओके। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी ध्यान रखना है 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने SSC और रेलवे का एग्जाम दिया होगा तो SSC में
हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। ये और सिंपल करता हूँ मैं इसको, ठीक है। एसएससी में एक क्वेश्चन के लिए मान के चलते हैं कि 1 नंबर दिया जा रहा है, तो वहाँ कटौती होती है 0.25 की, ठीक है। रेलवे में क्या होता है, 1 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें कटौती होगी 0.33, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप सही करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहाँ पे आप कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन सही कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो मेंस होगी उसमें 6 गुना कैंडिडेट्स को आगे के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तीसरा चरण जो है, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए 6 गुना लड़कों को बुलाया जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें सभी कोटि, सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ होने वाली है, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड है। तो आप अभी से ही जॉगिंग टाइप थोड़ा बहुत करना शुरू कर दीजिए, जॉगिंग स्ट्रेचिंग वगैरह आप ग्राउंड जाके कर सकते हैं, ताकि उस समय आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि कई जो बड़े भाई बंधु हैं वो कई सालों से रनिंग नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं, और वो अचानक प्री क्लियर करके मेंस क्लियर करके पहुंच जाते हैं मैदान में, और उनको होती है तकलीफ, वो जा करके मेंस की परीक्षा में छटते हैं, और ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए कि फिजिकल पे शुरुआत से ही ध्यान देना है। आप 15 मिनट के लिए ग्राउंड जाइए, लेकिन जाइए, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी जो है 1 किलोमीटर की दौड़ की जाएगी। पुरुषों के लिए क्या था 1.6 किलोमीटर, महिलाओं के लिए क्या है 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट जो है ऊंची कूद रहने वाली है, ठीक है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि मिनिमम आपका 4 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हमने बताया, आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए फिजिकल, क्योंकि इसमें फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कह रहा है कि महिला जो है हमारी, उनको 3 ही फीट कूदना है, ठीक है। 1 फीट का डिस्काउंट है इनको। आगे बढ़ते हैं। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि आपको, माफ़ कीजिएगा, आपको सही तरीके से दौड़ और कूद पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा। लंबी कूद में जो है दोस्तों कम से कम 12 फीट होना चाहिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ठीक है। 12 फीट से कम कूदने वालों को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए 9 फीट है, और 9 फीट से कम असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। तो ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया। अब आते हैं गोला फेंक। गोला फेंक का क्या क्राइटेरिया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। इसमें आपको मौका दिया जाता है ना, 1 2 3 मौके दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पे फिटनेस कराने वाले, उनको भी पता है कि बहुत सालों से मैक्सिमम जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो सीबीटी भुला जा रहा है बार बार, माफ़ करिए, जो मेंस क्लियर करके जाते हैं, उन सभी को जो है मैक्सिमम एज जो है 28 प्लस ही होता है ना। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा 2-3 बार मौका दे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले जो है पुरुषों को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं को जो है 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा, जो कि 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 12 पाउंड का गोला 10 फीट, और 10 फीट से अगर कम फेंकती हैं माताएं बहनें तो उनको भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं सेम ही चीज़ें। मेधा सूची यानी कि मेरिट किस आधार पे बनने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और सबके मन में डाउट होता है कि मेधा सूची किस पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि मेंस में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। 1 2 3 करके जितने भी 1799 पोस्ट हैं उसमें आपको लिए जाएंगे, ओके। तो ध्यान रखना है कि मेंस पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, मुख्य लिखित परीक्षा पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ओके। चलिए बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मैं आपको 1-2 पेज और बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे पेज नंबर 8, यहाँ भी आपको देखिए पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 210 है, जिसमें से 35% जो महिला के लिए आरक्षण है वो 74 है, ठीक है। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं, है ना, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए देख सकते हैं, अनारक्षित देख सकते हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देख सकते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आप देख सकते हैं, उनके पोता पोती नाना नाती जो भी है उनके लिए 36 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरक्षण जो है आप सभी जानते हैं, अपना जो EWS है EWS बनवा लेंगे,
जो SC ST है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और OBC अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। पहले ही सब कुछ तैयार रखिए। मैक्सिमम लोग बिहार SSC का फॉर्म भर रहे थे तो तैयार ही है सब लोगों का, लेकिन जिनका नहीं है अपडेटेड वो अपना अपडेट करा लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं फॉर्म भराने के लिए और वहाँ कैफ़े वाला के पास बहुत वो उनका मकसद पैसा कमाना होता है ना, तो जल्दीबाजी में गलत फॉर्म भर देते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सामने से बैठ करके ही फॉर्म भरवाएं। ओके, क्या कह रहा है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ठीक है, अगर आप फर्जी नाम और पते के आधार पर आवेदन पत्र भरिएगा तो आपके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, कोई गलत प्रूफ ना दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 10th के आधार पर ही जो है सारा अपना डिटेल्स आप भरिए, उसके अलावा आप गलत तरीके से मत भरिए। हाँ, मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थे, है ना, उनको SC ST का सर्टिफिकेट बना करके और नौकरी कर रहे थे। ठीक है, उनका क्या हुआ, विजिलेंस में पकड़े गए। विजिलेंस पकड़ा तो उनको फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं, डिसमिसल दे दिया गया। ठीक है, यानी कि वो कभी नहीं आ सकते हैं वापस जॉब में। तो आप इस सब का ध्यान रखें कि गलत सर्टिफिकेट बना करके नौकरी ना लें, अपने मेरिट के आधार पर लें। थोड़ा मेहनत करें, है ना, तो मेहनत करके मेरिट से नौकरी लें। चलिए आगे देखते हैं। 2 पेज और इम्पॉर्टेंट है, 14 और 17। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए। उम्मीदवार का रद्दीकरण किस आधार पे हो सकता है। आजकल फॉर्म रिजेक्शन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले भाग रजिस्ट्रेशन कर दिया और दूसरे भाग का किए ही नहीं। ऐसा सबमिट भी नहीं होता है जनरली, बट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको परफेक्टली जो भी साइज़, ठीक है, और जो भी पिक्सल मांगा जाएगा, जितना KB का मांगा जाएगा, उसी में करके आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और गलती से भी कैफ़े वाला आपकी जगह किसी और का फ़ोटो सिग्नेचर ना अपलोड कर दे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद, ठीक है, आप परेशान हो जाइएगा। तो आप जरा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, इसका आपको ऑनलाइन भुगतान न किया जाना तथा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये जैसा कि आपको रिफंड हो जाता है ना, अगर नहीं भरा पाता है फॉर्म आपका तो, लेकिन आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ही फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, आवेदन में कोई गलत सूचना नहीं देना है। ओके, आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और विशेष करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका आप ख्याल रखिए, बस यही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, और कुछ नहीं है, इसमें भी आपका कुछ विशेष नहीं है। चलिए, ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने जैसा आपको बताया था कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए वो गिफ्ट और वो अनाउंसमेंट करने वाला। चलिए दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, है ना, उन सभी के अनुभव के आधार पर मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये बताऊंगा कि कैसे, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप आसानी से कैसे करके आसानी से जॉब ले सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अनाउंसमेंट आपका ये है दोस्तों कि आपको बिहार दरोगा स्पेशल 50-50 क्वेश्चन का रैपिड फायर मिलेगा। ठीक है, रैपिड फायर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या फिर और भी दूसरे एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे उन सबको बहुत ही कम समय में 10 मिनट के राउंड में मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कशन कराऊंगा। 10 मिनट के मात्र समय में आप चलते घूमते बस आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाते जाते आप वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। और इतने कम समय में इतना सटीक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि आपकी सफलता नहीं रुकेगी। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।